और आप उन जर्नल्स में पब्लिश करने की कोशिश करो। जब आप अच्छे जर्नल्स में पब्लिश करोगे, आपका मतलब आपकी फैकल्टी, आपके इंस्टीट्यूट के लोग, आपके देश के लोग, ठीक है, धीरे धीरे ही चीजें बढ़ती हैं। आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो आपका इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है, आपके कॉलेज की उससे रैंकिंग बढ़ रही है, विजिबिलिटी बढ़ रही है, फिर आपकी यूनिवर्सिटी की विजिबिलिटी बढ़ रही है। उसके बाद वो यूनिवर्सिटी के बाद पूरे स्टेट की बढ़ रही है और स्टेट के बाद पूरी कंट्री की बढ़ रही है। तो जब आप अच्छे रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाओगे, उनमें पब्लिश कर पाओगे, आपको ज्यादा साइटेशंस मिलेंगे, तो आपकी इंस्टीट्यूट की और आपकी कंट्री की Am I audible? यस सर। जी सर। यस सर। Okay, okay. यस सर। यस सर। रिसोर्सेज क्या है, तो सर कुछ all understand e-resources means e-journal, जी सर। e-books, databases, कोई भी ऐसी रिसोर्स जो मशीन रीडेबल है, ऐसी रिसोर्स जिसको आप अपनी किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हाँ, हेलो। जी सर। हेलो। जी सर जी सर। बोलिए। हाँ हाँ। हेलो, am I audible? यस सर। यस जी सर। Okay, Dr. Agarwal sir, Dr. Agarwal sir, are you online? Dr. Agarwal sir, are यस you सर। online? आप ऑनलाइन में है? Dr. Agarwal sir, Dr. Sambudal Agarwal sir, please, if you are online, please get into the class. Hello, Dr. Sambudal Agarwal sir, please, if you are online, please get into the class. सर सर नहीं है नहीं ना? है। सर ऑनलाइन नहीं नहीं है, है सर। ज्वाइन नहीं हुए हैं सर। ऑनलाइन में नहीं है नहीं है? नहीं है सर सर। ज्वाइन नहीं हो सर पाए नहीं हैं। ऑनलाइन सर। अरे उनका क्या प्रॉब्लम हो रहा है आज? हेलो। सर आज हम लोगों की हाँ भी प्रॉब्लम हो रही सर। थी सर। सर एक्चुअली एंट्री नहीं उनका कर पा रहे शायद थे। एयरटेल का है सिम। एयरटेल का सिम में आज प्रॉब्लम हो रहा है। मैं भी एयरटेल कनेक्ट की थी सर, प्रॉब्लम हो रहा था, अभी जियो कनेक्ट। हेलो। ମନେରଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ରୋଗ ସହ ଲଢ଼ିବାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ରୋଗୀ ସହ ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କ ସହ ଭେଦଭାବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଦେଖାଶୁଣା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ରୋଗରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯାହା ଆମର ଅସ୍ତ୍ର, ଯେପରି ଆମର ଡାକ୍ତର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ, ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ, ପୋଲିସ ଇତ୍ୟାଦି, ଏମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କୁ ପୁରା ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ।
Hello, am I audible? Yes, sir. Okay, Yes, sir. very soon, sir, sir is getting into the class. Please wait for some time. Okay, please wait for some time, sir. Okay, sir. Very soon, sir is getting into the class. Okay, sir. Okay. सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मुझे सुन रहे हैं आप लोग? नमस्ते, सर। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, सर, आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। यस सर। जी, सर। हाँ, ठीक है। कुछ तकनीकी समस्या थी जिसके कारण आप लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे और ठीक है। मैंने ज्वाइन किया तो आप लोग कोई नहीं थे, तो इसलिए खैर कोई बात नहीं, ऐसी बातें हो जाती हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं, देर हो चुकी है। जी सर। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि आज मैं नुक्कड़ नाटक के बारे में विस्तार से बताऊंगा। ये चीज़ें आपको बाजार में किसी भी पुस्तक में नहीं मिलती हैं। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप लोग लिखने के लिए तैयार हुए हैं? कागज कलम इत्यादि? हाँ, जल्दी जल्दी लिखना है। जी, सर। सबसे पहले नुक्कड़ नाटक के बारे में जो अग्रज हैं, जो नुक्कड़ नाटक के अग्रणी कलाकार, वे हैं सफदर हाशमी, स्वर्गीय सफदर हाशमी। तो कहा जाता है कि जो नाटक जननाट्य मंच द्वारा रचे गए, वे सामूहिक लेखन से वे नाटक रचे गए, लेकिन इसके बारे में बहुत सारे जो नाट्य निर्देशक हैं और स्वयं सफदर हाशमी की जो पत्नी है मलयश्री हाशमी, मलयश्री राय, जो बाद में माला हाशमी के नाम से जानी जाती हैं, उनका भी जो स्पष्ट रूप से मत है कि ये नाटक सफदर खुद लिखते थे। हाँ, जब लेखक कुछ लिखता है वो अपने दोस्तों को, अपने चाहने वालों को सुनाता है और उनका जो सुझाव होता है, उन सुझावों को वो उसको रचना को अधिक सुंदर बनाने के लिए लेखक उसको शामिल कर लेता है। इसका मतलब यह नहीं कि वह सामूहिक रचना हो गई, वह लेखक की अपनी रचना है। तो इस दृष्टि से जन्म के जो 23 नाटक हैं, वे सारे के सारे 23 नाटक सफदर हाशमी के रचे हुए हैं। तो इसके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा। वे उसको सामूहिक रचना इसलिए बोल रहे हैं, आप लोग लिखते जाएंगे पॉइंट थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी। सामूहिक रचना बताने का कारण क्या है? जो साम्यवादी विचारधारा है, साम्यवादी विचारधारा में सबको समान बराबर समझा जाता है और उनकी मान्यता है कि सामूहिकतावाद से ही विकास हो सकता है। तो ये जो चीज़ है, ये सफदर हाशमी के दिलो दिमाग पर हमेशा था। वे सबको साथ लेकर चलते थे और अपने साथियों को, किसी को भी उन्होंने कभी मतलब ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं नेता हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मैं सर्वे सर्वा हूँ संस्था का। नहीं, वे सबको, अपने को, स्वयं को सबके बराबर समझते थे, सबका सुख दुख बांटते थे और एक दोस्ती का संबंध रखते थे, भाईचारा निभाने वाले व्यक्ति थे। उनकी विचारधारा, उनका कथन और उनका कर्म, मन कर्म वाचा, वे समर्पित थे समता के प्रति। तो ये जो कम्युनिस्ट पार्टी या साम्यवादी विचारधारा है, उसका वो अक्षरशः पालन करते थे अपने लेखन के मामले में भी। तो आप लोग थोड़ा सा लिखिए। सफदर हाशमी का जन्म 12 अप्रैल 1954, 12 अप्रैल 1954 को दिल्ली में हुआ और 1975 में उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में
एमए की उपाधि, स्नातकोत्तर उपाधि हासिल की। सन 1976 में वे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सक्रिय सदस्य बने। सर थोड़ा स्लो बोलिए। और थोड़ा स्लो, अच्छा ठीक है। तो जन्म लिख लिया दिल्ली में। अब पूरा वाक्य लिखेंगे तो नहीं होगा ना, एक एक शब्द लिखेंगे बस। 1975 दिल्ली विश्वविद्यालय DU और MA इंग्लिश, बस इतना लिखना है। आप पूरा सेंटेंस लिखेंगे तो कहाँ होगा समय। उसके बाद 1976 ज्वाइंड मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, ओके, सक्रिय सदस्य हो गए। फिर दिल्ली में जाकिर हुसैन महाविद्यालय, गढ़वाल और श्रीनगर के कुछ महाविद्यालयों में उन्होंने कुछ काल अध्यापन किया, पढ़ाया। कहाँ कहाँ? दिल्ली के जाकिर हुसैन महाविद्यालय, गढ़वाल यूनिवर्सिटी और श्रीनगर यूनिवर्सिटी, कश्मीर यूनिवर्सिटी। फिर कुछ काल पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में PRO, सूचना केंद्र में सूचना अधिकारी, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, ओके। फिर ये कार्य कर लिया, लेकिन उन्हें कहीं कोई भी कार्य उन्हें रास नहीं आया। उनका दिमाग कहीं और था और वो कुछ बहुत बड़ा कार्य करना चाहते थे समाज के लिए। तो उन्होंने वो है सरकारी नौकरी जो थी, वो सूचना अधिकारी बने तो उसको भी छोड़ दिया। और दिसंबर 1983 में उन्होंने स्वयं को रंग कर्म और वामपंथी आंदोलन को समर्पित कर दिया। वे आकर के अपनी कमाई धमाई छोड़कर वे समाज सेवा में लग गए। तो सर, हाँ हेलो, हाँ बोलिए। सर फिर से थोड़ा बोलिए, जो 1983 में कौन से आंदोलन में भाग लिए थे? 1983 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी। अच्छा, ठीक है, नौकरी छोड़ दी और वो आंदोलन में भाग नहीं लिया। आंदोलन क्या, वो झंडा लेकर थोड़ी वो जाते हैं, उसमें जुड़ जाते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब नौकरी छोड़ दी इस मकसद से कि वो कुछ बहुत बड़ा काम करेंगे समाज के लिए। ठीक है, तो चूंकि मार्क्सवादी विचारधारा उनके अंदर बहुत प्रबल थी, वो सिर्फ वे नहीं थे, उनका जो परिवार, समूचा परिवार है, उनके पिताजी, उनकी माताजी, उनकी बहनें, वो समूचा परिवार जो है वो वामपंथी आंदोलन से जुड़ा हुआ था। ठीक है ना। अब इस बारे में देखिए, उनके अंदर जो विरासत में उनको जो मिली है, जो मैं कह रहा था कौमी एकता की जो परंपरा, मतलब जो भावना सफदर हाशमी के अंदर थी, वो भावना उनको उनके पिता से विरासत में मिली थी। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि उनके पिता जो हनीफ हाशमी थे, उनको दादी जी थी, और ये जाति धर्म आदि के संबंध में उनके परिवार में संकीर्णता का नामो निशान नहीं था। उनकी माँ बताती हैं बातचीत के दौरान, क्या बताती हैं, सफदर के पिता को अपनी मौत का एहसास पहले ही हो चला था। ध्यान से सुनिए। इसलिए एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया। किसको बुलाया? अपनी पत्नी को बुलाया, पिताजी ने, मतलब सफदर की माता को, और कहा कि मेरे मरने के तत्काल बाद ही मेरा अंतिम संस्कार कर देना, मतलब शव दाह कर देना। मुस्लिम है, लेकिन पिता ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं मरते ही तुरंत मेरा शवदाह कर देना, अंतिम संस्कार कर देना, वरना रिश्तेदार वगैरह वगैरह आकर तुम पर सारे मुस्लिम रीति रिवाज पूरे करने के लिए दबाव डालेंगे। और सफदर की मां ने अपने पिता के निर्देशों को उसी साहस के साथ पूरा किया जैसे कोई कॉमरेड ही कॉमरेड के लिए करता है। तो ये चीज जो है, देखिए, ये मतलब मैंने काफी मेहनत से व्यक्तिगत तौर पर संग्रह किए हैं ये सब तथ्य। तो ये जो चीज है, इसमें उनके परिवार, समूचे परिवार में किस तरह से कौमी एकता का बोलबाला था। देखिए, इसमें ये कहते हैं, राम मनोहर लोहिया अस्पताल में जब सफदर हाशमी को सफदरजंग में एक फैक्ट्री के सामने हल्ला बोल नाटक का अभिनय करते हुए गुंडों ने रॉड से पीट पीट कर
घायल कर दिया, इतनी बुरी तरह घायल कर दिया कि वे राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती तो हुए, लेकिन उन्होंने तुरंत दम तोड़ दिया। तो उसके बाद भी सफदर हाशमी का भी दाह संस्कार किया गया था। तो ये जो चीज है, ये अपना सिर्फ बातों से या नाटक के डायलॉग में, संवादों में ही कौमी एकता नहीं दिखाते हैं। इनका समूचा परिवार और उनका आचरण, उनका व्यवहार, व्यक्तिगत व्यवहार पूरी तरह से कौमी एकता के प्रति समर्पित था। तो सफदर हाशमी की जो दो बहनें हैं, एक सबिया और एक सहला, और एक है शबनम, तीसरी बहन है शबनम। तो शबनम से मैं मिला हूँ, लेकिन ये दो बहनें जो है, और सबिया और सहला, इन्होंने दूसरी शादियों में शादी की थी। तो ये जो, ये मैं आगे नहीं जाऊंगा इस मुद्दे पर। तो ये जो छोटा छोटा उदाहरण है कि इन्होंने अपने मन कर्म वाचा या किस तरह से कौमी एकता, समता, सिर्फ कौमी एकता नहीं, समता, संपूर्ण समाज में समानता का भाव होना चाहिए, मित्रता का, भाईचारे का भाव होना चाहिए, ये उनके व्यक्तिगत जीवन से पग पग पर ये इस बात का पता चलता है। ये देखिए, इसमें जब उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और उसके बाद उन्होंने जननाट्य मंच की स्थापना की, तो उसमें सबसे पहला नाटक इन्होंने किया था उत्पल दत्त। उत्पल दत्त की जो लिखी हुई रचना, बंगाली नाटक था मृत्युर अतीत। मृत्युर अतीत इस नाटक का पहला नाटक जो इन्होंने रंगमंच पर, मतलब नुक्कड़ नाटक शैली में इन्होंने उसका अभिनय करवाया, मतलब जननाट्य मंच की तरफ से। फिर उसके बाद रमेश उपाध्याय का नाटक जो है भारत भाग्य विधाता। रमेश उपाध्याय भी वामपंथी आंदोलन से जुड़े हुए हैं और उनका नाटक था भारत भाग्य विधाता, जिसका उन्होंने मंचन किया। फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो रचना है, नाटक, नाट्य रचना बकरी, बकरी का मंचन उन्होंने सर किया। हाँ बोलिए सर, उत्पल दत्त की रचना फिर से एक बार बोलेंगे? उत्पल दत्त जी की रचना जो है मृत्युर अतीत। मृत्युर अतीत, ठीक है। फिर जी सर। हाँ, फिर सोवियत संघ के जो कोयला खदानों में मजदूर काम करते थे, उन पर एक नाटक लिखा गया था, बंगाली नाटक था वह भी, उसका हिंदी रूपांतर किया और उसका नाम था दहकते अंगारे। दहकते अंगारे, ठीक है। तो 1977 में असगर बजाहत, लेखक का नाम है असगर बजाहत का नाटक फिरंगी लौट आए। फिरंगी लौट आए। आप इन नाटकों का शीर्षक देख रहे हैं कैसे, मतलब आग लगाने वाले शीर्षक हैं। भारत तो आजाद हो गया 1947 में, फिरंगी चले गए नहीं। नाटककार बोलता है फिरंगी लौट आए हैं दोबारा। मतलब भारत में जो गणतंत्र शासन है, जो राजनेता हैं, वे उन्हीं फिरंगियों की चाल पर चल रहे हैं। तो इसलिए इस नाटक असगर बजाहत ने लिखा है फिरंगी लौट आए। फिर उत्पल दत्त का दूसरा नाटक का मंचन हुआ 78 में, 1978, अब राजा की बारी है। फिर 78 के द्वितीयार्ध से वे नुक्कड़ नाटक के, देखिए 1978 की शुरुआत तक उन्होंने दूसरी भाषाओं में लिखे नाटकों का मंचन किया, अनुवाद किया और मंचन किया। लेकिन 1978 में जो उन्होंने लिखना शुरू किया कि अपने नाटक लिखेंगे और उसका मंचन करेंगे। तो इस बारे में देखिए, मैं आपको बताता हूँ
कि जो आप इस अपने उत्तर में इन सब बातों का जिक्र करेंगे। हबीब तनवीर जो हिंदी नाटक के क्षेत्र में प्रख्यात नाट्य निर्देशक हैं, स्वर्गवासी हो चुके हैं, उनका कथन इसमें मैंने लिखा है। ये देखिए, ये हबीब तनवीर के शब्दों में क्या कहते हैं, यह नाटक सफदर खुद लिखते थे। वे बोल रहे हैं, ये नाटक सफदर खुद लिखते थे, जिनका संबंध मेहनत कश जनता। इसको लिखेंगे क्या? पूरा लिख लीजिए, थोड़ा सा डायलॉग है, इसको लिखिए। हबीब तनवीर का उदाहरण आप देंगे उसमें अपने उत्तर में। हबीब तनवीर के शब्दों में, यह नाटक सफदर खुद लिखते थे। लिखिए इसको, यह नाटक सफदर खुद लिखते थे, जिनका संबंध मेहनत कश जनता की जिंदगी, जिनका संबंध मेहनत कश जनता की जिंदगी और उसकी समस्याओं से था। जिनका संबंध मेहनत कश जनता की जिंदगी और उसकी समस्याओं से संबंध था, समस्याओं से था। उनके लिए वे गाने लिखते थे, अक्सर उनकी धुनें भी खुद बनाते थे, अक्सर उनकी धुनें भी खुद बनाते थे। उन नाटकों में अभिनेता की हैसियत से भाग लेते थे, उन नाटकों में अभिनेता की हैसियत से भाग लेते थे, गाते भी थे और प्रायः उनका निर्देशन भी करते थे। लिख लिया? तो ये जो कहना है किसका? प्रख्यात रंग निर्देशक हबीब तनवीर का। ये बहुत बड़े नाट्य निर्देशक हैं। अच्छा, सफदर की जो पत्नी मालयश्री हाशमी, जिनको लोग ज्यादातर माला हाशमी के नाम से कहते हैं, वे कहती हैं, क्या कहती हैं? सफदर नाटक लिखने के मामले में, लिखिए इसको, माला हाशमी क्या बोलती हैं? सफदर नाटक लिखने के मामले में कई बार मशीन की तेजी से काम करते थे। सफदर नाटक लिखने के मामले में कई बार मशीन की तेजी से काम करते थे और प्रतिक्रिया और तेजी से काम करते थे, प्रतिक्रिया में और तेजी से काम करते थे। सर अब आवाज नहीं आ रही। सर चले गए, सर नहीं है अभी ऑनलाइन। सर कट गए शायद। हाँ सर कट गए। डिस्कनेक्ट हो गए।
हाँ, मुझे सुन रहे हैं आप लोग? जी सर, जी आप सर, लोग सुन रहे हैं? जी सर, जी सर, जी जी सर। सर। हाँ, ठीक। जी सर, बोलिए। तो सर मलय श्री डिस्कनेक्ट हो गया था हाशमी, शायद। हाँ हाँ, वो बीच में कोई कुछ कर देता है तो डायलॉग बॉक्स आ जाता है। तो हाउ वाज द वीडियो करके एक डायलॉग बॉक्स आता है। हाँ, हम जी जी। नॉट ना बोलते हैं तो वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये सब तकनीकी समस्याएं हैं। तो मलय श्री हाशमी, हाँ, इस बारे में कहती हैं कि कई बार ये जो, हाँ मैंने बताया ना आपको, लिख लिया आपने? सर पूरा नहीं हो पाया था। हाँ, ठीक है। सर वो मशीन की तेजी से काम करते थे और प्रतिक्रिया बस वहीं तक हाँ था। हाँ हाँ। तो ये कहते हैं कि सफदर नाटक लिखने के मामले में कई बार मशीन की तेजी से काम करते थे और प्रतिक्रिया में और तेजी से काम करते थे। प्रतिक्रिया मतलब उनकी कभी आलोचना हो रही है, या मान लीजिए, एक उदाहरण देता हूँ। उस समय एक मुस्लिम महिला विधेयक आया था, हाँ, जो शाह बानो नाम की एक बूढ़ी मुस्लिम महिला को उनके पति ने तलाक दे दिया था। राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे। तो मुस्लिम जो मौलवी वगैरह, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि उनको उनका पति भरण पोषण के लिए मुआवजा देगा नियमित रूप से। तो उनके रिवाज में शायद ये था कि अगर पति तलाक देता है तो वो कुछ नहीं देगा उसको। तो ये बूढ़ी औरत, इसकी दूसरी शादी नहीं हो सकती, वो उसको शरीर शिथिल हो रहा है, वो कैसे जिएगी? तो इस पर उन्होंने ये दिया। तो उसको मिलना चाहिए। तो ये आंदोलन शुरू हो गया मौलवियों की तरफ से, और बहुत बड़ा उन्होंने ये किया। तो उसमें राजीव गांधी ने क्या किया, उनको संतुष्ट करने के लिए मुस्लिम महिला विधेयक एक आया, और उस विधेयक को पारित करके सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उसको पलट दिया, और वो साहबानो जैसी थी वैसी ही रह गई। जब कानून बन गया तो फिर और कोई मुआवजा नहीं देगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी काम नहीं करेगा। तो ये इसकी प्रतिक्रिया में उन्होंने नाटक लिखा था, और बहुत तेजी से नाटक लिखा था। मैंने आपको एक उदाहरण दिया, ये प्रतिक्रिया है। कोई घटना घट गई राजनीतिक स्तर पर या किसी भी स्तर पर, और जिसने सफदर के हृदय को बड़ी गहराई से आंदोलित किया। जो मैं उदाहरण दे रहा था कि उनके पिता ने ये करवाया, अपना दाह संस्कार करवाया, हाँ, और माँ अपनी पत्नी को बोलकर। तो ऐसे परिवार का जो परिवार की संतान है सफदर हाशमी, उनके दिल में कितनी छटपटाहट होगी कौमी एकता के लिए। मतलब ये जो दाह संस्कार के नियम है, या जो दफनाना है, या कुछ करना है, कर्म कांड करने हैं, वो पिंडदान करना है, ये सब चीजें जो है दकियानुसी बाहरी चीजें हैं, जिनका ईश्वर से या अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। ये गहराई से समझते थे कि ये सब बकवास है। तो ये वैज्ञानिक तौर पर उनका दृष्टिकोण जो बनता था वो वही करते थे। तो इन्होंने प्रतिक्रिया में ये बहुत तेजी से काम करते थे। मौला श्री हाशमी बोल रही हैं, उनके डायलॉग का ही हिस्सा है कि और प्रतिक्रिया में और तेजी से काम करते थे। जैसे गाजियाबाद में हायरिंग इंडिया नाम है। हायरिंग इंडिया, हाँ, कोई कंपनी का नाम है। हायरिंग इंडिया में साइकिल स्टैंड और कैंटीन के मामले में मजदूरों का प्रदर्शन हुआ। उनको साइकिल स्टैंड की जरूरत थी मजदूरों को, और कैंटीन की जरूरत थी। तो मजदूरों ने उस पर आंदोलन किया कि फैक्ट्री में ये होना चाहिए। तो मालिक नहीं मान रहा था, बहुत बड़ी फैक्ट्री है। तो मजदूरों का प्रदर्शन हुआ।
गोली चली, 6 मजदूर मारे गए। गोली चली, 6 मजदूर मारे गए। इस प्रसंग पर मशीन नाटक रचा गया। तो ये घटना घट गई फायरिंग इंडिया कंपनी में। तो वहाँ मामूली सी चीज है, कैंटीन की जरूरत है, मजदूरों की साइकिलें इधर उधर पड़ी रहती हैं, लीक हो जाता है इत्यादि। कम पैसे में काम करने वाले लोग हैं, तो उनकी जो मांग थी कोई बहुत बड़ी मांग नहीं थी और जायज भी थी। लेकिन इसी मामले पर जो प्रदर्शन हुआ, तो जब मालिक नहीं माना तो प्रदर्शन हुआ, तो मालिक ने गोली चलवा दी और 6 मजदूर मारे गए। तो इसकी प्रतिक्रिया में सफदर ने मशीन नाटक लिखा। ठीक है, तो ये डायलॉग आपने लिख लिया, जो उदाहरण माला से हाशमी क्या बोल रही हैं। माला से हाशमी बोल रही हैं, हाँ, सफदर नाटक लिखने के मामले में कई बार मशीन की तेजी से काम करते थे और प्रतिक्रिया में और तेजी से काम करते थे। जैसे गाजियाबाद में हैरिंग इंडिया में साइकिल स्टैंड और कैंटीन के मामले पर मजदूरों का प्रदर्शन हुआ, गोली चली तो 6 मजदूर मारे गए। इस प्रसंग पर मशीन नाटक रचा गया। तो ये छोटा छोटा 2-3 उदाहरण आप दे देंगे। हाँ, तो खुद उनकी पत्नी बोल रही है, नाट्य निर्देशक हबीब तनवीर बोल रहे हैं। तो देखिए, और एक लिख सकते हैं आप, 3 उदाहरण लिख लीजिए। चंचल चौहान कहते हैं, चंचल चौहान ये भी नाटककार हैं, कहते हैं नाटक को जनता के बीच ले जाने के उद्देश्य से, नाटक को जनता के बीच ले जाने के उद्देश्य से उन्होंने, यहाँ पर कोष्ठक में लिखिए सफदर हाशमी, हाँ ब्रैकेट में लिखेंगे सफदर, वो सफदर हाशमी के बारे में ही बोल रहे हैं। नाटक को समाज, हाँ कहाँ गया, नाटक को जनता के बीच ले जाने के उद्देश्य से उन्होंने नुक्कड़ नाटक रचे। किसने रचे? सफदर हाशमी ने रचे। और उन्हें मजदूरों, किसानों और समाज के अन्य शोषित तबकों के बीच ले गए। उन्हें नुक्कड़ नाटक रचे और उन्हें मजदूरों, किसानों और समाज के अन्य शोषित तबकों के बीच ले गए। इन नाटकों में मशीन, औरत, गांव से शहर तक, राजा का बाजा, हत्यारे आदि काफी मशहूर हो चुके थे। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने कौन से नाटक हैं। इन नाटकों में मशीन, औरत, गांव से शहर तक, राजा का बाजा, हत्यारे आदि काफी मशहूर हो चुके थे। तो ये जो चंचल चौहान जब ये बात बोल रहे हैं, इसमें तब तक कुछ थोड़े बहुत नाटक ही लिखे गए थे कि जिस पत्रिका में ये बात छपी है। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी कुल 23 नाटक हैं और संपूर्ण 23 नाटक जो हैं जन नाट्य मंच के, वो सारे के सारे सफदर हाशमी के द्वारा ही रचे गए हैं। इसको आप प्रमाणित करेंगे अपने उत्तर में। तो देखिए, फिर ये नाटक करते रहे, नुक्कड़ नाटक, लेकिन इनके मन में रंगमंचीय नाटक पर के प्रति भी लगाव था। नुक्कड़ नाटक तो सड़क पर, चौराहों पर, गली कूचों में, हाट बाजार में इनका मंचन होता था, जहां निचले तबके के लोग ही अधिक होते थे। और ये जो नाटक, ये जो संदेश देना चाहते हैं, ये जो जिस यथार्थ का को परिवेषण करना चाहते हैं, लोगों के सामने प्रदर्शन करना चाहते हैं, वह तो गरीब तबकों की ही बात है। लेकिन मंच नाटक में बड़े लोग आते हैं, बुर्जुआ तंत्र के लोग आते हैं। तो इनके मन में था कि ये बात उन तक भी पहुंचनी चाहिए। तो इन्होंने 1988 ईस्वी में 1988 में हबीब तनवीर साहब के साथ मिलकर
अभी तनवीर जो थे नाट्य निर्देशक, मैंने आपको बताया, मिलकर प्रेमचंद की कहानी जो है मोटेराम का सत्याग्रह है, प्रेमचंद की कहानी मोटेराम का सत्याग्रह, उस पर नाटक लिखा और मंचन किया। ठीक है, तो अब सफदर हाशमी की नाटकों की सूची मैं बाद में बताऊंगा, 23 नाटकों का नाम और उसका प्रतिपाद्य। लेकिन सफदर हाशमी सिर्फ नाटक नहीं लिखते थे, वे कविताएं भी लिखते थे, निबंध भी लिखते थे। तो वो उसके बारे में थोड़ी सी सूचना आपको देनी है। देखिए, उन्होंने बच्चों के लिए मुखौटे बनाए, खुद बनाते थे मुखौटे बच्चों को खुश करने के लिए, और शिशु साहित्य की भी रचना की उन्होंने। शिशु साहित्य में मुझे एक कविता याद आती है, बच्चों के लिए उन्होंने लिखी है, उनसे पूछो कि आजादी क्या होती है, वे कहते हैं कि उस दिन तो हमारी छुट्टी होती है। इसका लिख लीजिए आप, उनसे पूछो कि आजादी क्या होती है, वे कहते हैं कि उस दिन तो सबकी छुट्टी होती है। बच्चों के लिए आजादी का दिन जो है 15 अगस्त, उसका महत्व सिर्फ इतना ही है कि सबकी छुट्टी होती है, खुशियां मनानी है। तो ये शिशु साहित्य इस तरह के वो लिखते थे, और बहुत उनका शिशु साहित्य मैंने अध्ययन किया है, बहुत ही सुंदर और बच्चों को लुभाने वाला साहित्य उन्होंने लिखा है। तो फिर और एक कार्य उन्होंने किया है, सांस्कृतिक स्वाधीनता के लिए जो नाट्यकर्म है या लेखन है या गीत संगीत है, ये सभी जो कलाएं हैं, ये कलाएं जो प्रतिपोषित परिपालित हो रही हैं या फिल्में हैं, ये सब बुर्जुआ तंत्र के मुट्ठी में है। तो उनका एक सपना था कि संस्कृति कर्म को, संपूर्ण संस्कृत कर्म को इनकी मुट्ठी से आजाद करवाएं, क्योंकि जब तक उनका वर्चस्व बुर्जुआ तंत्र का कायम रहेगा कलाओं पर, तब तक वो जनवादी रूप धारण नहीं कर सकेगा। तो वे संपूर्ण सांस्कृतिक स्वाधीनता लाने के लिए देश भर के संस्कृति कर्मियों को एकजुट करने का सपना देख रहे थे, और जिसके लिए वे एक जनोत्सव जनोत्सव का सपना, उसकी कल्पना करके उसके लिए कार्य कर रहे थे। ठीक है, पूरा नहीं हो पाया, बीच में उनको मार डाला गया। तो जीवन के अंतिम समय में वे कार्य कर रहे थे, उनको क्या पता था कि उनका जीवन समाप्त होने वाला है। फिर वे सांप्रदायिक सद्भाव समिति के अन्यतम सदस्य थे। जो सांप्रदायिक सद्भाव समिति दिल्ली में कायम की गई थी, उसके वे सदस्य थे और बढ़ चढ़ कर काम करते थे। 1984 के सिख विरोधी दंगे के दौरान और उसके बाद दिल्ली में सांप्रदायिकता विरोधी मुहिम में सफदर ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। 1984 में जो इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, उसके बाद संपूर्ण दिल्ली सांप्रदायिक दंगे में लिप्त हो गया और सिखों की, मतलब हजारों सिखों की हत्या की गई। तो उस समय सफदर हाशमी सक्रिय रूप से किस तरह से भाईचारा कायम होगा, और दंगे के दौरान भी, दंगे के बाद भी वे सक्रिय रहे। तो धर्मनिरपेक्षता के आदर्शों के लिए उनके प्रखर और गहरे लगाव को ही सूचित करता है इनका जो कार्य है। तो इस तरह से ये कॉपी देखो, इसमें लिखा है जन विज्ञान जत्था, सती के खिलाफ अभियान, मुस्लिम महिला सुरक्षा विधेयक, ये सारी चीजें जो हैं ये हर कार्य में सक्रिय रूप से तुरंत कूद पड़ते थे। कोई भी घटना हो गई या कोई भी बात सामने आई, उसको तुरंत प्रतिक्रिया देते थे
और उसके लिए ऊपर नाटक लिखते थे, और उसकी अन्य जो गतिविधियां होती हैं उनमें ये सक्रिय रूप से शरीक होते थे। तो इनका इनका जो इनकी जो मान्यता थी उसको अब माखनलाल चतुर्वेदी की एक दो पंक्तियां बताता हूँ, उसमें समेट सकते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी, जो कष्टों से घबराऊं तो मुझमें कायर में भेद कहाँ, जो कष्टों से घबराऊं तो मुझमें कायर में भेद कहाँ, बदले में रक्त बहाऊं, बदले में रक्त बहाऊं तो मुझमें दायर में भेद कहाँ। तो ये तो माखनलाल चतुर्वेदी की लिखी हुई चीज है। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये मैंने ये बताने की कोशिश की कि ये नाटक स्वयं सदर हाशमी लिखते थे, और ये जो औरत नाटक हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें जननाट्य मंच नहीं लिखकर सफदर हाशमी लिखा जाना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग नुक्कड़ नाटक के बारे में बातें करनी है। तो उनका हाशमी जी का जो देखिए, हाँ थोड़ा सा और लिख लीजिए। उनको मरणोपरांत कलकत्ता विश्वविद्यालय में डी.लिट की उपाधि दी है। उनकी जब हत्या हो गई उसके बाद उनका जो नाट्य कर्म के लिए उनका जो योगदान था उसके लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय में डी.लिट की उपाधि दी। और दिल्ली में एक केंद्र स्थल में एक कॉलेज स्ट्रीट था, कॉलेज स्ट्रीट एक सड़क का नाम, तो उस सड़क का नाम कॉलेज स्ट्रीट बदलकर सफदर हाशमी मार्ग किया गया है। इसके लिए काफी आंदोलन हुए और अंत में जो कांग्रेस सरकार थी वो तो गुंडे जो जिन गुंडों ने मारा वो कांग्रेस के ही थे और उन्हीं के निर्देश पर ये सब कार्य हुआ था। खैर जो भी है, सफदर हाशमी के जीवन के बारे में हमने आपको थोड़ा सा बताया। तो उसके बाद हम लोग चलेंगे 2.6, 2.4, 2.5, 2.16। अच्छा, अब आते हैं नुक्कड़ नाटक। जो सफदर हाशमी का नुक्कड़ नाटक है, समग्र साहित्य तब मैंने बता दिया आपको थोड़ा बहुत, लेकिन हम लोग नाटक के बारे में बात कर रहे हैं। तो नाटक जो है, एक है मशीन, लिखिए मशीन, और एक है गांव से शहर तक, गांव से शहर तक, फिर एक है हत्यारे, एक है डीटीसी की धांधली, डीटीसी की धांधली, पांचवा नाटक है औरत, छठा नाटक है मिल के चलो, मिल के चलो, सातवां नाटक है समरथ को नहीं दोष गोसाई, समरथ को नहीं दोष गोसाई। सर फिर से एक बार बोलिए। कौन सा? सातवां, समरथ को नहीं दोष गोसाई। मैं फिर से जाऊंगा, एक बार लिख लीजिए। सर पांचवा बोलिए। सुनो, पहले लिख लो सब, जिसका छूट गया होगा मैं दोबारा शुरू से बोलूंगा तो लिख लेना। समरथ को नहीं दोष गोसाई सातवां। आठवां है राजा का बाजा, राजा का बाजा। नौवां है आया चुनाव। दसवां है पुलिस चरित्रम, पुलिस चरित्रम। 11वां है काला कानून, काला कानून। 12 है जंग के खतरे, जंग के खतरे। 13 है जब चोर बने कोतवाल, जब चोर बने कोतवाल। 14 वीर जाग जरा, वीर जाग जरा। 15वां है एग्रीमेंट, 15वां है एग्रीमेंट। 16वां नाटक है मई दिवस की कहानी, मई दिवस की कहानी। फिर अपहरण भाईचारे का, 17वां नाटक अपहरण भाईचारे का। 18वां चक्का जाम। 19वां हल्ला बोल।
बिश्वा, कितने जालिम कितने बेईमान, कितने जालिम कितने बेईमान। फिर 3 करोड़ 22वां नाटक है इशारा, इशारा इशारा। 23वां नाटक है हिंसा परमो धर्म है, हिंसा परमो धर्म है। और फिर से बताता हूं, इसके साथ ही इस नाटक में क्या है वो थोड़ा थोड़ा बताता जाऊंगा, तो आप जहां जहां जो लिखना है लिख लीजिए। मशीन 77-78 में गाजियाबाद के मजदूरों ने मालिकों के शोषण, अमानुषिक हत्याकांडों के विरुद्ध क्रांतिकारी संघर्ष किया। तो ये जो हेरिंग इंडिया के साइकिल स्टैंड की कहानी जो मैं बता रहा था, उसी की गोली कांड में जो 6 मजदूर मारे गए, उसके लिए तुरंत 1978 में सफदर ने इस नाटक को लिखकर तुरंत मंचन किया। ठीक है, तो अगला नाटक है देखो, इसमें इसके विचार क्या हैं। इस नाटक में, मशीन नाटक में जो विचार है वो है, देखो इस नाटक का केंद्रीय भाव है, एक मशीन चलते चलते अचानक रुक जाती है। एक मशीन है, चलते चलते अचानक रुक जाती है। इसमें अभिनय पर उतना जोर नहीं दिया गया जितना कि संवादों पर। इसमें संवादों पर ज्यादा जोर दिया गया है कि मशीन चलते चलते रुक जाती है। इसका मतलब क्या, ये जो समाज का तंत्र है यह भी एक मशीन की तरह चलता है। एक कारखाने का जो प्रशासन है वो भी एक मशीन की तरह चलता है। लोग आते हैं जाते हैं, काम करते हैं, सब अपना अपना काम करते हैं, लेकिन वो अचानक रुक जाता है। क्यों? कुछ प्रशासन की ओर से कुछ बातें, कुछ मजदूरों की तकलीफें, या मजदूर की जो जिंदगी है। अब साइकिल पंक्चर हो जाएगा तो मजदूर की जिंदगी भी एक मशीन की तरह है। वो खाएगा क्या, कैसे करेगा, भोजन टिफिन बांधेगा और कारखाने में आएगा, काम करेगा, फिर घर जाएगा, फिर जो भी करेगा। तो उसका जीवन भी एक मशीन की तरह है। अगर साइकिल पंक्चर हो गया धूप में पड़ी तो उसकी मशीन रुक गई। तो मशीन को एक प्रतीक के रूप में लिया गया है और मशीन के माध्यम से, ये मशीन के कार्य के माध्यम से संदेश दिया गया है कि मशीन जैसे सुचारू रूप से चलती रहे उसके लिए समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरा है गांव से शहर तक। गांव से शहर तक क्या है इसमें? इस नाटक, इसका मंचन लेखन हुआ 1978 में, 1978। इसके लगभग इसमें आधा घंटा लगता है इस नाटक मंचन करने में। और जो पहला नाटक था मशीन, वो 15 मिनट का नाटक है, 15 मिनट नाटक है। उसमें 700 से भी अधिक प्रदर्शन हुए, 700 प्रदर्शन मशीन के। गांव से शहर तक, इसमें गांव में देखो मजदूर जो हैं गांव में भी हैं, शहर में भी है। तो गांव से शहर तक उसका शोषण जो है वो न गांव में बंद है न शहर में, हर जगह उसको लूटा जाता है। तो गांव से शहर तक उसकी जो चिंता है, जो कष्ट है, उसके तकलीफें हैं, वो सभी जगह एक बराबर हैं। तो इसके लगभग 200 प्रदर्शन हुए, आधे घंटे का नाटक है। फिर हत्यारे भी इसकी रचना 1990 में हुई। इसको लिखा गया था दूरदर्शन के लिए, दूरदर्शन में दिखाने के लिए लिखा गया था। और ये अलीगढ़ में जो सांप्रदायिक दंगा हुआ था 1978 में अलीगढ़ में सांप्रदायिक दंगा हुआ था। इसकी पृष्ठभूमि क्या है ना, अलीगढ़ में हिंदू और मुसलमान, वहाँ तालों की फैक्ट्री बहुत अधिक है। अलीगढ़ के ताले बहुत प्रसिद्ध है ना। तो इसमें क्या है कि जो हिंदू हैं वो
उसका ढलाई वलाई का काम करते हैं, धातु का। और उसको उसमें जो नक्काशी कारीगरी काम होता है ताला का, वो मुसलमान करते हैं। तो इसमें दोनों कौम का बराबर भागीदारी है इस व्यापार का। तो अगर कोई एक कौम अगर कमजोर हो जाएगा तो वो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो रुक जाएगा। तो उस समय उनमें कैसे भाईचारा, जो इतनी गहराई से भाईचारा है, उसको कैसे बिगाड़ा जाए, उसके लिए एक सांप्रदायिक दंगा हुआ था। तो उसके बारे में इन्होंने नाटक लिखा था हत्यारे। हत्यारा कौन है? हत्यारा कौन है? जो मुसलमान हिंदू की हत्या कर रहा है वो हत्यारा नहीं है। जो हिंदू मुसलमान की हत्या कर रहा है दंगों में, वो हत्यारा नहीं है। असली हत्यारा कोई और है, जो करवाता है उनसे, उनको भड़काता है, वो है। तो हत्यारे, ये इसका लेखन मंचन 1990 में हुआ। उसके बाद डीटीसी की धांधली। डीटीसी जो है जैसे हम लोगों का मोबस, जैसे मतलब नगरों में दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, डीटीसी। वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है? अभी क्लियर आया? अभी आया? हाँ जी सर। हाँ ठीक है, तो मैं थोड़ा ऊपर मुंह कर लेता हूँ तो नहीं आता है। ठीक है, मैं इसको पकड़ लेता हूँ। तो डीटीसी मतलब दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, उसमें एक बहुचर्चित धांधली हुई थी। हाँ, डीटीसी 1979 में क्या हुआ, डीटीसी के जो बसों का किराया 1979 में अचानक बहुत बढ़ गया, डीटीसी ने बढ़ा दिया। तो उसके विरोध में तुरंत, ये तो प्रतिक्रिया वाला नाटक है, इसके लिए हाँ, तो यह नाटक लिखा गया 79 में, फरवरी में। देखिए फरवरी 8 फरवरी 79 को किराया बढ़ा, ठीक है। और उसी दिन तुरंत नाटक लिखकर 8 फरवरी को ही कनॉट प्लेस में पहली बार खेला गया यह नाटक। आप सोच लीजिए कि माला हाशमी जो बोल रही है कि प्रतिक्रिया में को 79 को डीटीसी का डीटीसी का जो वो हुआ, किराया बढ़ा, तो उन्होंने उसी दिन नाटक लिखा और उसी दिन मंचन किया अपने दोस्तों को लेकर। तो ये हो गया। अच्छा, फिर इसमें जो चीजें हैं उस पर नहीं जाएंगे। फिर देखिए, आप इसका मुझे पूछेंगे थोड़ा कि इसका जो समझ, सुनिए मैं बीच में बोल ही देता हूं, नहीं तो भूल जाऊंगा। ये जो नुक्कड़ नाटक हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक है जो तुरंत सामयिक विषय पर नाटक, जैसे डीटीसी की धांधली, किराया बढ़ा, नाटक की रचना हुई, उसके प्रदर्शन हुए, तो जो बुर्जुआ तंत्र है उसकी आंखें खुली और उन्होंने किराया कम कर दिया। तो इस नाटक की जो प्रासंगिकता है वो खत्म हो गई। आशु समस्या पर लिखे गए नाटक, ठीक है। और कुछ नाटक होते हैं जो कुछ काल के लिए उसका प्रभाव रहता है, उसके बाद बंद हो जाता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर जंग के खतरे जो है, वो जब विश्व युद्ध होता है या दो देशों में झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, तो उस समय ही ये नाटक खेले जा सकते हैं। जब शांति का समय है, उस समय इस नाटक को खेलने का कोई औचित्य नहीं है और ना कोई दर्शक देखेगा, वहां से भाग जाएगा वो। जैसे डोकलाम की स्थिति है, या जो चीन से अभी चल रहा है, तो ऐसे समय में अगर जंग के खतरे, जंग मत करो,
आपस में किसी तरह से सुलह कर लो। तो ये नाटक ऐसे समय पर ही इनकी प्रासंगिकता होती है, अन्यथा नहीं। और कुछ नाटक होते हैं वो जो दीर्घकालीन समस्या पर, चिर समस्या पर लिखे हुए होते हैं, जैसे औरत नाटक। औरत की स्थिति, नारी की स्थिति जैसी थी सतयुग में, जैसी स्थिति थी त्रेता युग में जैसी स्थिति थी 200 साल पूर्व, आज भी वही स्थिति है। थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हुआ है, लेकिन आज भी रोज बलात्कार के मामले आते हैं, रोज हत्याओं के मामले आते हैं। कोई जलकर कोई आत्महत्या कर लेती है, कोई किसी को मार दिया जाता है। दहेज की जो समस्या अभी चल रही है, हालांकि बड़ी तेजी से परिवर्तन हो रहा है शिक्षा के प्रचार प्रसार के बाद भी, लेकिन औरत नाटक अभी संभवतः और 200 साल तक इस नाटक की प्रासंगिकता बनी रहेगी, जब तक नारी आर्थिक स्थिति से, आर्थिक तौर पर और सामाजिक तौर पर स्वतंत्र न हो जाए, अपना निर्णय स्वयं लेना, अपनी कमाई से स्वावलंबी होना, जब तक ये बातें हर नारी के जीवन में नहीं आ जाती, तब तक औरत नाटक की प्रासंगिकता मिलके बनी रहेगी। तो ये 3 प्रकार के नाटक मैंने बताया, आप उस उत्तर में जहां आवश्यक है लिखेंगे। औरत नाटक, हाँ। फिर 5वां नाटक जो औरत है, औरत नाटक में इसको मार्च 79 में बनाया गया, लिखा गया। और इस नाटक के, मैं बोल रहा हूँ, ये जो आंकड़ा है, ये 30 साल पहले का आंकड़ा है। मैं जो अभी आपको लिखा रहा हूँ, ये 30 साल पहले का आंकड़ा है। तो तब तक ये औरत नाटक के 2500 से भी अधिक प्रस्तुतियां हो चुकी थी। 2500 प्रदर्शन हो चुके थे इस नाटक के। तो ठीक है। ये नाटक में जो पहली कविता है, इस नाटक में कविताएं हैं, तो जो पहली कविता है वो कविता सफदर ने नहीं लिखी है, वो अनुवाद है। इसको लिख सकते हैं आप। ईरानी कवयित्री, ईरान की एक महिला कवि हैं, उनका नाम है मर्जी ये है, मर्जी यौ में एक ही मात्रा है, मर्जी ये है उसकोई, उनकी लिखी हुई कविता का हिंदी रूपांतर है ये। ठीक है। तो इस नाटक के बारे में, क्योंकि ये आपके पाठ्यक्रम में है, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिए। हाँ, इसके मसले बहुत अहम हैं और संप्रेषणीयता बहुत तीव्र है। हाँ, और शैली बहुत तीखी है, बहुत तीखी शैली है। ठीक है। तो यह बहुत ही सफल और लोकप्रिय रहा है इन कारणों से। अहम मसले हैं इस नाटक में, अहम मसले हैं, इसकी संप्रेषणीयता और तीखी शैली के कारण यह बहुत लोकप्रिय रहा है। उत्तर भारत की कामगार महिलाओं के सम्मेलन के अवसर पर इस नाटक को लिखा गया। उत्तर भारत की कामगार महिलाओं, कामगार मतलब समझते हैं, कामकाजी महिला जो मजदूरी करते हैं, दूसरे के घरों में काम करते हैं, वैसी महिलाओं के यहाँ एक सम्मेलन हुआ था। ठीक है। उस अवसर पर मार्च 79 में इस नाटक को लिखा गया था। तो यह नाटक, इसकी 2500 प्रस्तुतियां, मतलब अभी तो समझिए कि कितनी प्रस्तुतियां हो चुकी होंगी। ये नाटक पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में भी इसके प्रदर्शन हुए। और इस नाटक का लगभग सभी भारतीय भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। ठीक है। इस नाटक के लिए सिर्फ 7-8 कलाकार ही चाहिए।
7-8 कलाकारों की मदद से आधे घंटे की अवधि में इस नाटक को खेला जा सकता है। इस नाटक में नारी की कमजोर स्थिति की जीवंत तस्वीर आंकी गई है। इसका उद्देश्य है अपने नैसर्गिक अधिकारों के प्रति, नैसर्गिक मतलब स्वाभाविक, प्राकृतिक, अपने नैसर्गिक अधिकारों के प्रति महिलाओं में जागरूकता पैदा करना इस नाटक का उद्देश्य है। ठीक है, उसका विस्तृत हम लोग विचार करेंगे थोड़ी देर के बाद। फिर चलो मिल के चलो, मिल के चलो 79 में लिखा गया। ठीक है, फिर समरथ को नहीं, दोष गोसाई, यह नाटक 1990 में लिखा गया। इसके 600 से भी अधिक प्रदर्शन हुए। कई नाट्य मंडलियों ने इसका शीर्षक बदलकर महंगाई की मार के नाम से भी इसका मंचन किया, और कुछ मंडलियों ने मदारी जमुरा नाम से भी इसका मंचन किया गया। कहीं महंगाई की मार, कहीं मदारी जमुरा आदि नाम दिए गए, लेकिन नाटक यही था। इसमें 6 कलाकार जरूरत है, 35 मिनट में खेला जा सकता है। राजा का बाजा आधे घंटे का नाटक है, 1980 में लिखा गया। 7 कलाकार चाहिए। ठीक है, आया चुनाव सन 1975 से ये जो आपातकाल के बाद जब 1977 में चुनाव हुआ तो लोगों में बड़ी उम्मीदें थीं जनता दल की सरकार से, लेकिन वो भी जनता की मतलब आकांक्षाओं पर खरी नहीं उतरी और वो सरकार भी टूट गई। तो फिर चुनाव आया, तो 1980 में इसकी रचना हुई थी। फिर चुनाव आ गया, मतलब 2-3 साल में ही चुनाव आ गया। तो इसमें यह 45 मिनट का नाटक है और 13 कलाकार चाहिए। चल जा। फिर माफ करें, कोई अंदर आ गया था। तो उसके बाद जो नाटक है पुलिस चरित्र, ये 19 फरवरी में, इसमें 10 कलाकार नाटक है। काला कानून, थोड़ा जल्दी चलते हैं, 1981 में लिखा गया है और इसका नहीं मिलता है क्या है। तो जंग के खतरे। सर आवाज कट रहा है। जंग के, हाँ आवाज आई? नहीं सर, नहीं कट रहा है। सुनाई नहीं दे रहा है जरा से। हाँ आया सर, आवाज आया। हेलो, हाँ जी आवाज सर, आई? जी सर आया। हाँ सर, एक बात, ये जो मिलके चलो सर, एक जी सर आ रही है। हाँ सर, 1 मिनट सर, जो मिलके चलो नाटक के बाद जो 2-3 नाटक का नाम थोड़ा और बता दीजिए थोड़ा। अरे मिलके चलो पहले गया या बाद में है? मिलके चलो का बाद, मैं बता सर तो रहा हूँ। मिलके चलो का बाद जो 2-3 वही खरीदना। मैं सुनो, अभी बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं, आप इस पर रुके मत रहो। अगर कुछ नहीं लिखा है तो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लेना। सभी सर लिख दिए हैं, वही खाली मिलके चलो के बाद। हाँ ठीक है सर। खाली हेडिंग बोल दिए। आप लोग रुको मत बीच में, सर हेडिंग है बीच में मत रुको। 1.5 घंटे तो निकल गए हैं सर, खाली अभी पॉइंट। तत्व आदि पर विचार करना हाँ है। सर, खाली मैंने नाटक का नाम बताना था और कुछ नहीं। मिलके चलो के बाद जो अरे 2-3। बताना, वो आप आपस में बात नहीं कर सकते इसमें। अच्छा ठीक है। जी
ठीक है ग्रुप में बात कर लेना, कल बता देंगे। जी ठीक है ठीक है, ठीक तो है। अभी बहुत सारा काम बाकी है, फिर कल भी इसी पर बैठे रहेंगे क्या? जंग के खतरे, जब बीच में क्यों बोलते हैं आप लोग जंग के खतरे? अच्छा, जब चोर बने कोतवाल, किसके बाद पूछ रहे थे? समर्थ को नहीं दोष को साईं। क्या ये कोई जरूरी है सारे नाम लिखना? आप 23 नाटक लिख देंगे वो भी काफी है। 23 नाटक रचे थे और उसमें से 5-6 नाटकों का नाम लिख दिया, हो गया। ठीक है ना? कोई आपको प्रश्न थोड़ी आएगा कि समग्र सभी नाटकों का परिचय दीजिए। समझ गए? यस सर। जंग के खतरे, जब चोर बोले कोतवाल, हाँ, वीर जाग जरा, एग्रीमेंट। तो कुछ तो मैंने बता दिए हैं और इनका नाम ही बस लिख लीजिए। मई दिवस की कहानी, देखिए ये मई दिवस की कहानी जो है ये अतीत के विषयों पर है, अतीत के विषयों पर है, लेकिन सार्वकालिक नाटक है। इस नाटक का मंचन कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, मई दिवस की कहानी। ये अपहरण भाईचारे का चक्का जाम, हल्ला बोल। हल्ला बोल वो नाटक है जिसके मंचन के दौरान सफदर हाशमी की हत्या की गई। तो यह बहुत महत्वपूर्ण नाटक है, इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसके बारे में आप लिखिए। हाँ, इसके पहले जो नाटक था चक्का जाम नाटक था। ठीक है, चक्का जाम नाटक जो है न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर सीटू ने, ठीक है, सीटू CITU है ना, कम्युनिस्ट पार्टी का जो संगठन, तो सीटू के आह्वान पर दिल्ली, फरीदाबाद और गाजियाबाद के लगभग 13 लाख मजदूरों ने 1988 में, हाँ, एक हफ्ते की ऐतिहासिक औद्योगिक हड़ताल की। इसको आप लिखिए। हाँ, 13 दिल्ली के मजदूरों ने, लिख दीजिए, पूरा लिखने की जरूरत नहीं। दिल्ली के मजदूरों ने, दिल्ली के 13 लाख मजदूरों ने सीटू के आह्वान पर 1988 में, हाँ, एक हफ्ते की औद्योगिक हड़ताल की। तो इसी दौरान मजदूरों का हौसला बढ़ाने के लिए सफदर हाशमी ने चक्का जाम नाटक लिखा था। इसमें 10 कलाकारों की आवश्यकता है। फिर बाद में जब ये आंदोलन खत्म हो गया तो चक्का जाम का जो प्रसंग था खत्म हो गया। तो इसी नाटक में, चक्का जाम नाटक में थोड़ा सा फेर बदल करके उन्होंने हल्ला बोल नाटक लिखा, जिसको आधे घंटे में मंचन किया जाता है। 11 कलाकारों की आवश्यकता है। ठीक है, तो यही वह ऐतिहासिक नाटक है जिसके मंचन के दौरान गाजियाबाद के पास झंडापुर, लिखो, गाजियाबाद के पास झंडापुर गांव में, झंडापुर गांव में गुंडों ने जन्म के कलाकारों पर धावा बोल दिया। तब अपने साथियों को बचाने के चक्कर में सफदर हाशमी नहीं मारे जाते, लेकिन अपने साथियों को बचाने के चक्कर में सफदर हाशमी गुंडों के कातिलाना हमले के शिकार हुए और उसको झेलते हुए हम लोग को, अपने साथियों को बचाने, कोई डंडा मार रहा है किसी पर तो बीच में सफदर हाशमी आकर उसको पकड़ लेते हैं कि भाई इसको मत मारो। तो डंडा किस पर लग गया? सफदर हाशमी पर लग गया। अब पुराण में जैसे रावण ने शक्ति मारी विभीषण पर, तो राम बीच में आ गए विभीषण को बचाने के लिए। तो उसी तरह से सफदर हाशमी ने बीच बचाव किया तो सफदर हाशमी मारे गए। ठीक है, वो झंडापुर गांव, गाजियाबाद जो इंडस्ट्रियल इस्टेट है, वहाँ सफदर हाशमी की हत्या हुई थी। वो तिथि लिखेंगे क्या? 1988 में। इसमें तारीख अभी ढूंढना मुश्किल है, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं।
उसके बाद है कितने जालिम कितने बेईमान। ठीक है, ये 79 में लिखा गया था। 10-15 मिनट का नाटक है। ठीक है, 9 कलाकार चाहिए। 3 करोड़ नाटक 79 में लिखा गया था। 25 मिनट का नाटक है, इसमें भी 9 कलाकार चाहिए। फिर इशारा नाटक है, 1985 में लिखा गया। 40 मिनट का नाटक है, 9 कलाकार चाहिए। हिंसा परमो धर्म है। ये जो है ये प्रेमचंद की एक कहानी पर आधारित है। ठीक है, जिसका पात्र जामिद इस नाटक का नायक है। कहानी में जामिद नाटक है, कहानी का नायक है जामिद। ठीक है, तो इस नाटक का पहला प्रदर्शन प्रेमचंद के जन्म दिवस समारोह पर किया गया था। प्रेमचंद के जन्म दिवस समारोह पर प्रेमचंद की ही कहानी के आधार पर यह नाटक लिखा गया था। हिंसा परमो धर्म है, उसमें मंचन किया गया था। तो अभी हम लोग नुक्कड़ नाटक के तत्वों पर जाएंगे। जल्दी जल्दी लिखेंगे, बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। फटाफट हाथ स्पीड करो, कानों को खुला रखो। इसमें नुक्कड़ नाटक के जो तत्व हैं, इनकी दो दृष्टिकोणों से हम लोग तत्वों की छानबीन कर सकते हैं। पहला है नाटक के आलेख के आधार पर। लिखिए, नाटक के आलेख के आधार पर। ठीक है, मंचन की। और दूसरा है मंचन की दृष्टि से। मंचन की दृष्टि से नुक्कड़ नाटक के तत्व क्या है, मतलब नुक्कड़ नाटक में क्या क्या होना चाहिए, कथ्य के आधार पर और मंचन के आधार पर। ये ए और बी हो गया। अब लिखिए कथ्य के आधार पर, जो नाटक के आलेख के आधार पर। इसमें क्या क्या है? कथा वस्तु, जल्दी जल्दी लिखिए। कथा वस्तु। दूसरा है पात्र और चरित्र चित्रण। तीसरा है गीत संगीत। चौथा है संवाद। पांचवा है देश काल वातावरण। छठा है भाषा शैली। आप लोग लिखिए, मैं दोबारा बोलूंगा। छठा है भाषा शैली। सातवां है संदेश। फिर से बता रहा हूं, कथा वस्तु, पात्र और चरित्र चित्रण, गीत संगीत, संवाद, देश काल वातावरण, भाषा शैली, संदेश। यह है नाट्यालेख के आधार पर। तो इसको पहले थोड़ा सा विस्तार कर देता हूं। कथा वस्तु। नुक्कड़ नाटक में कथा वस्तु होती है, कथानक नहीं होता। कथानक और कथा वस्तु में क्या अंतर है? कथानक का मतलब है एक कथा। कथानक का मतलब है कहानी। एक कहानी जिसमें कुछ पात्र होंगे, उनके नाम होंगे, और वो कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी और खत्म हो जाएगी। तो इसमें पात्रों के नाम होते हैं, उसका उनके उन पात्रों के क्रियाकलाप के आधार पर उनका चरित्र चित्रण किया जाता है। लेकिन नुक्कड़ नाटक में कोई कहानी नहीं होती। नुक्कड़ नाटक में जो पात्र होते हैं वे कोई व्यक्ति नहीं होते हैं, व्यक्ति के आधार पर नहीं होता है, वर्ग के प्रतिनिधि होते हैं। वो बाद में बताऊंगा दूसरे नंबर पर। तो कथा वस्तु, इसमें एक सुसंबद्ध कहानी नहीं होती। आप मेन पॉइंट लिखते जाइए। नुक्कड़ नाटक में सुसंबद्ध कहानी नहीं होती। उसमें कुछ सांग रूपक होते हैं, मतलब कुछ टुकड़े 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 दृश्य होते हैं, छोटे छोटे, जो एक समस्या से जुड़े हुए होते हैं। एक ही समस्या से जुड़ी हुई कुछ बातों को टुकड़े टुकड़े करके परिवेषण किया जाता है। इसलिए ये जो है, ये कुछ परिस्थितियों का समूह हो सकता है, इसको कह सकते हैं। इसमें कथानक नहीं, कथा वस्तु होती है। ठीक है, तो
दूसरा है पात्र और चरित्र चित्रण। इसमें जो पात्र होते हैं, ये पात्र कोई व्यक्ति नहीं होते। ये पात्र जो हैं किसी वर्ग से आते हैं। जैसे पात्र कौन है? औरत, बच्ची, मजदूर, नेता, पुलिस, मतलब ये वर्ग एक एक वर्ग के प्रतिनिधि हैं। इसमें कोई पात्रों के नाम नहीं होते। आप पूरे पूरे 23 नाटक आप पढ़ लीजिए, कहीं भी किसी पात्र का नाम नहीं आएगा, वर्गों के नाम आएंगे। तो इसमें वर्ग चरित्र का वर्णन होता है, पात्रों का वर्णन नहीं होता। समझ में आ गया? इसमें जो पात्र और चरित्र चित्रण है, अच्छा थोड़ा सा पीछे और जाएंगे। पात्र चरित्र चित्रण आपने लिख लिया ना थोड़ा बहुत। अब कथा वस्तु पर आएंगे। कथा वस्तु में देखिए, यहाँ एक मौलिक अंतर मैं आपको बताऊंगा, आप लिखिए। एकांकी कथा वस्तु में, एकांकी नाटक के कथानक की 3 अवस्थाएं होती हैं। 3 अवस्थाएं जो कथानक में, कथानक है इसलिए उसमें अवस्थाएं होती हैं। प्रारंभ, विस्तार और चरम सीमा। एकांकी नाटक में 3 अवस्थाएं होती हैं, प्रारंभ, विस्तार और चरम सीमा। ठीक है, इसकी कथा। लेकिन नुक्कड़ नाटक में जो बड़े नाटक होते हैं, रंगपीठ नाटक, बड़े नाटकों की तरह कथा वस्तु की 5 अवस्थाएं होती हैं। अब सोच लीजिए, एकांकी नाटक भी वही आधा घंटा 1 घंटे का होता है या 3 घंटे तक चल सकता है। नुक्कड़ नाटक भी वही 15 मिनट से लेकर के घंटे भर के अंदर खेले जाते हैं। लेकिन नुक्कड़ नाटक का जो कथा वस्तु है, उसका विस्तार इतना अधिक होता है कि उसमें बड़े नाटकों की तरह 5 अवस्थाएं पाई जाती हैं कथा वस्तु में। क्या क्या है? प्रारंभ, इसको इंग्लिश में कहते हैं इनिशियल एक्शन, इनिशियल एक्शन। दूसरा है नंबर 2 विस्तार, विस्तार को इंग्लिश में बोलते हैं राइजिंग एक्शन। ये आपको बड़े नाटकों के की आलोचना में काम आएगा। फिर तीसरा है चरम सीमा, क्लाइमैक्स। फिर चौथा है उतार या संकोचन, इसको इंग्लिश में कहते हैं डेन्यूमा, DENUMA। फिर 5वां है अंत या निष्कर्ष, अंत या निष्कर्ष, इसको बोलते हैं कैटास्ट्रोफ, CATASTROPH, कैटास्ट्रोफ। ठीक है, तो इसमें रंगपीठ नाटक और इसमें अगर कथा वस्तु में इतनी एकता है, फर्क क्या है ना? फर्क यह है कि रंगपीठ नाटकों में ये अवस्थाएं एक सुसंबद्ध कहानी को शुरू से अंत तक ले जाती हैं, लेकिन नुक्कड़ नाटक में ये अवस्थाएं आलोच्य समस्या, एक विशेष समस्या के बारे में इसमें बातचीत होती है नाटक में। उस समस्या को उसको उजागर करने में और संघर्ष की ओर ले जाने में ये 5 अवस्थाएं काम करती हैं। ठीक है, आप औरत नाटक पढ़ेंगे तो इन अवस्थाओं को आप ढूंढने का प्रयास करेंगे तो आपकी समझ में बात आ जाएगी। तो इसको मैं अधिक इस पर नहीं जाऊंगा। 2 नंबर में पात्र और चरित्र चित्रण, इसमें मैंने आपको बताया नुक्कड़ नाटक में जो पात्र है वो गौण है, मतलब पात्र का कोई नाम नहीं होता, कौन है, लेकिन उसका जो वर्ग है वो प्रधान है। वो पात्र जिस वर्ग से आया है वो वर्ग का वर्णन होता है। मतलब पात्र जो है वो व्यक्ति नहीं,
वो एक वर्ग के प्रतिनिधि पात्र होते हैं, ठीक है। जैसे मजदूर मैंने आपको बताया, वैसे उदाहरण दे देंगे, मजदूर, औरत, हाँ, नेता, पुलिस, मालिक, मैनेजर, हाँ, चमचा, पुलिस, गुंडा, इस तरह से पात्रों के नाम होते हैं। फिर तीसरा तत्व है गीत संगीत। देखिए, नुक्कड़ नाटक का विषय इतना गंभीर होता है कि उसमें लोगों का मनोरंजन बिल्कुल नहीं होगा, और वो दिमाग में तनाव लेकर वहां से जाएगा। वो आया था सब्जी खरीदने के लिए, वो आया था कोई दवा, मरीज के लिए दवा लेने के लिए, रास्ते में नुक्कड़ नाटक देखने लगा, और वहां से जब जाएगा तो दिमाग बोझिल दिमाग से जाएगा। तो इसलिए इसमें गीत संगीत का सहारा लिया जाता है। और दूसरा, यहाँ गीत जो है दो काम करते हैं, हास्य व्यंग्य की सृजन करते हैं, और तीसरा, गीत के सहारे जब आप कोई संवाद बोलते हैं, और वो भी जहां दर्शक एकदम पास पास खड़े हैं सटकर, उन पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। और तीसरा, गीत को सभी पात्र मिलकर गाते हैं कोरस से, तो वो बहुत दूर तक, मान लीजिए वहां जो मजमा जमा है उसमें 200-300 अधिक से अधिक लोग हो सकते हैं, लेकिन गीत को अगर कोरस से गाएंगे तो वो बहुत दूर तक सुनाई देगा, और उसका संदेश जो है वो बहुत दूर तक चला जाएगा, ठीक है। तो गीत संगीत, उसके बाद में, अच्छा, गीत संगीत के इसमें देखिए, इसमें कई धुनें जो होती हैं लोक नाटक शैली के गीत होते हैं, और जो लोकप्रिय लोक नाटक हैं उनकी धुनों का इसमें उपयोग किया जाता है। जैसे अल्हा, लिखिए, अल्हा, हीर, शिकारा आदि, हाँ, ऐसे लोक गीतों की जो धुनें हैं, उन धुनों का उपयोग होता है आधुनिक संदर्भ में, जो जिस समस्या का वर्णन किया जाता है उसको। और गीत, नुक्कड़ नाटक जब शुरू होता है वो लोक नाटक की शैली में शुरू होता है। मैंने आपको बताया था अंधेर नगरी का, जब मैंने जिक्र किया था, अंधेर नगरी में क्या होता है, ढोलक की थाप पर वो नाटक शुरू करते हैं, और जैसे मदारी डमरू बजाते हुए अपना खेल दिखाता है, गोल गोल घूमता है, चक्कर काटता है, तो लोग थोड़ा सा हटते जाते हैं, तो बड़ा दायरा बन जाता है। उसी तरह से इसमें एक जो सूत्रधार होता है, नुक्कड़ नाटक में एक सूत्रधार होता है, वो जो विक्षिप्त टुकड़े 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 सांग रूपक होते हैं ना नाटक में, एक ही समस्या से जुड़ी हुई बातें लेकिन अलग अलग दृश्य होते हैं, उन दृश्यों को वो जोड़ता है गीत के सहारे। सूत्रधार वो ढोलक की थाप पर शुरू करता है, ढोलक बजाता है तो लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। तो हर नुक्कड़ नाटक ढोलक से शुरू होता है और उसमें गीत होते हैं। फिर संवाद, इसमें संवाद जो हैं, देखिए, इसमें स्वगत संवाद भी होते हैं, जिसको आजकल दोष माना जाता है नाटकों में, जो एक ही पात्र आकर के अपने बारे में बोलता है या कुछ डायलॉग बोलता है, तो इसमें स्वगत कथन होते हैं। एक दूसरा, इसमें जो संवाद होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, 1 या 2 वाक्यों के, बहुत लंबे संवाद नहीं होते, लेकिन कुछ नुक्कड़ नाटकों में लंबे संवाद भी हैं। लंबा होने के बावजूद ये संवाद बोझिल नहीं होते, क्योंकि इसमें जिस समस्या का वर्णन होता है वो इतना तीव्र संप्रेषण होता है उसमें, कि अगर लंबा हो भी गया तो उसमें उबाऊ, मतलब ऊब नहीं आती इनको दर्शकों को। लेकिन इसमें क्या होता है, नपे तुले शब्दों से पात्र के अनुकूल, पात्र मतलब यहाँ वर्ग के अनुकूल, विषयानुवर्ती और परिस्थितियों के अनुरूप इसके संवाद होना चाहिए, बहुत संक्षिप्त होना चाहिए। फिर देश काल वातावरण, जैसे मैंने आपको बताया, देश काल वातावरण, जैसे मैं तत्कालिक बोला था, कुछ तत्कालिक नाटक होते हैं, जैसे डीटीसी की धांधली,
वो काल तत्कालीन नाटक है। कुछ औरत, मई दिवस की कहानी, ये सब बहुत लंबे समय की कहानी है। ठीक है। तो देश काल वातावरण और देश, किस देश में क्या होता है या अपने अपने परिवेश में क्या हो रहा है, उसके बारे में इसमें वर्णन होता है। ठीक है। फिर भाषा शैली, भाषा कैसी होती है नुक्कड़ नाटक की? चूंकि ये नाटक गलियों में, चौराहे पर खेले जाते हैं आम जनता के बीच, तो उस भीड़ में जो लोग हैं वे हिंदी भी बोलेंगे, अंग्रेजी भी बोलेंगे, उर्दू भी बोलेंगे। ठीक है ना, मतलब हर भाषा के लोग होंगे। तो ये जो नुक्कड़ नाटक की भाषा होगी यह मिली जुली भाषा होगी और आम जनता की भाषा होगी, जिसको हम लोग जनभाषा, जनभाषा से भी और सरल, जो आम जनता की भाषा है, हल्की फुल्की भाषा, उस भाषा में होंगे। इसमें उर्दू शब्द भी होंगे, अंग्रेजी शब्द भी होंगे, मतलब जो प्रचलित शब्दावली है उसी में उसका जो है संदेश होगा। अच्छा, जो क्या बोलते हैं, संवाद। फिर संदेश, संदेश क्या होता है? नुक्कड़ नाटक में कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, वो संदेश भर देता है कि या औरत हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसी के बारे में भी, किसी भी समस्या के बारे में वर्णन किया जाता है, तो उसमें अंत में कहा जाता है कि समस्या यहाँ खत्म नहीं हुई है, समस्या आगे भी चलती रहेगी और इसमें हम मिलकर चलेंगे, मिलकर संघर्ष करेंगे। एकता और संघर्ष। एकता, जो दबा हुआ वर्ग है, दलित वर्ग है या मजदूर वर्ग है, वो नाटक जिनके बारे में लिखा गया है, वे सभी आपस में मिलजुल कर और संघर्ष जारी रखेंगे। आज ये समस्या है, कल और दूसरी समस्या आएगी, तो हम लोग अगर एकता नहीं रखेंगे, हम लोग अगर संघर्ष करना छोड़ देंगे, आराम परस्त हो जाएंगे, तो हमारी समस्याएं बढ़ती जाएंगी। तो ये उनका संघर्ष का संदेश हर नुक्कड़ नाटक में परम आवश्यक तत्व है। अब दूसरी बात जो मैंने कही थी, नुक्कड़ नाटक के तत्व मंचन के आधार पर, मंचन के आधार पर इसमें जो तत्व हैं वो मैं बता रहा हूं, आप लोग लिखिए। एक तकनीक है, एक है रंगमंच। पहला है रंगमंच। रंगमंच कैसा होता है ना, ये गली चौराहे, जैसे मैंने आपको बताया, हाट बाजार, कहीं भी जहां लोगों की भीड़ भाड़ हो, वैसी जगह पर खुले मैदान में, खुले आसमान के नीचे, बिना किसी तख्त या साइक्लोमा पर्दा या स्क्रीन या किसी उपकरण के ये नाटक खेले जाते हैं। यहाँ रंगमंच का सर्वथा अभाव है, लेकिन सर्वथा अभाव रंगमंच का जो प्रचलित अर्थ है उस अर्थ में अभाव है, लेकिन इसमें मंच तो है ना। जिस जगह इसको खेला जा रहा है वो भी वही इसका रंगमंच है। रंग का मतलब है कला, नाट्य कला, और मंच जहां पर खेला जाता है। तो ये रंगमंच इनका जो है सीधा साधा रंगमंच है, इसके लिए कोई तामझाम की आवश्यकता नहीं है। रंगमंच ये हो गया। अब दूसरा है तकनीक। तकनीक को हिंदी में कहते हैं शिल्प विधि। तो तकनीक कैसी है इसकी? इसकी तकनीक जो है, इसमें कोई साजो सामान की जरूरत नहीं होती है। हाँ, और अपने हर कलाकार जो है अपना फॉर्म बनाता है, मतलब खेलने की, नाटक के अभिनय की जो शैली है उसको तकनीक कहते हैं। ठीक है। फिर अगला पॉइंट है, हाँ, तकनीक में, एक मिनट, तकनीक के बारे में मैं आपको बताता हूँ। हाँ, तकनीक के अधीन ही आता है, पहला है मंचन शैली, कोरियोग्राफी। ये तकनीक के है, क ख ग घ करके लिखेंगे। तकनीक के अंदर है मंचन शैली, कोरियोग्राफी। कोरियोग्राफी समझते हैं, दर्शक चारों ओर है। जैसे ओपेरा नाटक है, ओपेरा नाटक में दर्शक चारों ओर होते हैं,
तो नाटक जो खेलने वाले अभिनेता वो चारों तरफ घूम घूम कर अपना अभिनय करते हैं सभी, ताकि सभी दर्शक देख सकें। ड्रामा में क्या होता है, मंच नाटक में मंच एक ओर होता है और दर्शक दूसरी ओर, दो ही वो होते हैं, बाकी दीवारें या पर्दे होते हैं। तो मंच नाटक से बिल्कुल अलग है, लेकिन मंचन शैली के बारे में ये जो है जो रंगमंच है इनका नुक्कड़ नाटक का, वो ओपेरा नाटक के बहुत नजदीक है, चारों तरफ दर्शक होते हैं, तो इसलिए मूवमेंट जो है हर दिशा में किया जाता है। तो मंच नाटक में क्या होता है, मंच पर लकीरें खींच दी जाती हैं, मतलब एक भी शेप में। आपने किसी ने अभिनय किया होगा तो पता होगा, जो मंच को जो पीछे का सेंटर है, केंद्र स्थल से दो लकीरें जो सामने मंच के सामने जो सामने का जो चौड़ाई है, इस कोने से पीछे के बीच तक और इस दूसरे कोने से पीछे के बीच तक एक भी आकार में एक दो लकीरें खींची जाती हैं। तो कलाकारों को बताया जाता है कि आप लोग इन लाइनों पर खड़े होने का प्रयास करेंगे, ताकि कलाकार एक दूसरे को देख सकेंगे और उन्हें दर्शक भी देख सकेंगे। दर्शकों की ओर पीठ नहीं करेंगे। मंच नाटक में आप दर्शक की ओर पीठ नहीं कर सकते, पीठ नहीं दिखा सकते दर्शकों को, लेकिन यहाँ नुक्कड़ नाटक में और ओपेरा नाटक में आप चारों ओर घूमेंगे, आपका चेहरा भी देखेंगे और पीठ भी देखेंगे, आपका अभिनय जो है स्वाभाविक हो जाएगा। मंच नाटक में स्वाभाविकता की कमी होती है, लेकिन नुक्कड़ नाटक में और और ओपेरा नाटक में स्वाभाविकता आती है ज्यादा। अभिनय कैसा होता है, अगला पॉइंट जो अभिनय कैसा होना चाहिए। देखिए, मंच नाटक में और ओपेरा नाटक में अभिनय में सूक्ष्म अभिनय होता है। आप रोते हैं तो आपकी आंखों से आंसू निकलने चाहिए, अगर आंसू नहीं निकाल पाए तो आपका अभिनय जो है वो है स्वाभाविक नहीं हुआ। तो उसके लिए कई हथकंडे अपनाए जाते हैं, आंखों में प्याज डाल देते हैं या कुछ कैसे करके जाते हैं, हाथ में कुछ लेके जाते हैं और ऐसे मल लेते हैं थोड़ा सा, तो उसमें से आंखों में जलन आती है और आंसू निकल जाता है। तो ये जो चीजें हैं मंच नाटक में है और ओपेरा नाटक में है, लेकिन नुक्कड़ नाटक में आप धीरे धीरे रोएंगे, सुबक कर रोएंगे तो दर्शक को पता नहीं चलेगा। आपको रोना है तो जोर जोर से रोना है, दहाड़े मार के मतलब जोर जोर से रोना है तो जोर जोर से रोना है, और हंसना है तो जोर जोर से हंसना है। तो ये जो नुक्कड़ नाटक का जो शैली है अभिनय की, वो इसलिए क्योंकि चारों तरफ शोरगुल है। आपके आसपास तो दर्शक हैं, लेकिन बाकी उनके पीछे क्या है, बहुत शोरगुल हो रहा है। तो उसमें आप जब अपना संवाद डायलॉग बोलते हैं तो बहुत जोर से डायलॉग बोलना है, धीरे धीरे डायलॉग नहीं बोलेंगे। आप रो भी रहे हैं तो भी उसको जोर जोर से रोने की शक्ल में बोलेंगे, लेकिन जोर जोर से बोलेंगे। तो ये जो है अभिनय के बारे में मैंने बताया। और इसमें क्या है, आंगिक अभिनय और वाचिक अभिनय। आंगिक अभिनय मतलब अंग दिखाना है, मतलब अंग, आंख एक अंग है, आंख में रोना है तो आंसू निकालना जरूरी नहीं है, आप जोर जोर से रोएंगे। फिर आप हाथों से कोई अगर कुछ दिखाते हैं तो वो हाथ का इशारा ऊपर की तरफ, मूवमेंट जो है हाथों का ऊपर की तरफ होना चाहिए। आप नीचे की तरफ हाथ करेंगे या झुकेंगे, सामने झुक कर कुछ बोलेंगे, माफी मांगनी है तो उसके पैरों में पड़ेंगे, ऐसा नहीं। वो आपको अभिनय ऐसा करना चाहिए, लोग खड़े हैं ना, पीछे के लोग कैसे देखेंगे। तो इसका जो अभिनय है वो शरीर की गति है ऊपर की ओर, और आवाजें बहुत जोर जोर से बोलना पड़ता है। ठीक है, ये आपका हो गया अभिनय की शैली, वाचिक अभिनय और आंगिक अभिनय। वाचिक अभिनय हो गया डायलॉग कैसे बोल रहे हैं। हाँ, और एक बात है, जब एक कलाकार डायलॉग बोल रहा है, इसमें अभिनय की शैली क्या है, मान लीजिए
एक नेता आकर वहाँ जो लोग हैं उन पर अत्याचार कर रहा है या पुलिस वाला धमका रहा है, तो पुलिस वाले ने अपना डायलॉग बोल दिया। तो उसका डायलॉग जो है, जो सारे कलाकार तो खड़े नहीं है ना, बाकी कलाकार नीचे बैठे हुए हैं दायरे में, तो उसका जो संवाद है उसको ये जो बैठे हुए कलाकार, हाँ हाँ तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, तुम्हें मैं जेल भेज दूंगा। तो ये जो पुलिस का डायलॉग वो लोग सभी मिलकर बोलते हैं, ताकि कोरस में वो डायलॉग बोला जाता है, जिससे कि दूर दूर खड़े लोगों को वो जो कोलाहल के बीच में नाटक परिवेशन हो रहा है उसमें सबको सुनाई दे। और जब गीत गाते हैं, मान लीजिए एक पात्र का गीत होता है, तो जो लोग अभिनय कर रहे हैं और जो बैठे हैं सभी मिलकर उस गीत को गाते हैं, और दर्शक समझ जाता है कि ये तो प्रतीकात्मक ये है, तो उसको बड़ा आनंद आता है। फिर अगला तत्व अभिनय की दृष्टि से अन्य उपकरण क्या क्या होते हैं। हाँ जैसे, हाँ उपकरण क्या क्या होते हैं, कॉस्ट्यूम्स होते हैं। एक मिनट, हाँ कॉस्ट्यूम्स होते हैं। उपकरण क्या क्या होते हैं, ड्रेस, फिर साइक्लोमा, पर्दे आदि, फिर सजावट के सामान, कुर्सियां इत्यादि, ठीक है ना, ये सब उपकरण होते हैं। टोपी, डंडा इत्यादि। तो इसमें उपकरण बहुत कम होते हैं नुक्कड़ नाटक में। कलाकार जिस ड्रेस में घर में रहते हैं उसी ड्रेस को पहन कर जाते हैं, और थोड़ा सा सामान जो उनके जो सूत्रधार हैं वो लेके जाते हैं साथ में, ढोलक और कुछ नहीं, एक टोपी, पुलिस का वो होगा तो एक टोपी ले जाएगा, एक डंडा ले जाएगा, जो महिला होगी वो अपना दुपट्टा ले जाएगी। इस तरह छोटी मोटी चीजें वो लेके जाते हैं, और उसी के सहारे झंडा ले जाएंगे। हाँ कोई आंदोलन कर रहे हैं तो एक लाल झंडा ले जाएंगे, जिसमें किसी का चित्र नहीं होगा, चिट्टू का, इसका, वो किसी दल का वो नहीं होता है। ये जो नुक्कड़ नाटक जो है ये बिल्कुल हर राजनीतिक पार्टी और हर प्रकार के जो संगठन हैं उनसे मुक्त होते हैं। और ये झंडा लेते हैं तो संघर्ष के नाम पर लाल झंडा लेके जाते हैं, जिसमें कोई तारा चिन्ह या हथौड़ा ऐसा कुछ नहीं होता है। और सांस्कृतिक शांति की उद्घोषणा करते हैं, जैसे जंग के खतरे में अंत में शांति की घोषणा की जाती है तो सफेद झंडा लेके जाते हैं। हाँ मुस्लिम के बारे में कुछ वो होता था तो मान लो आंदोलन होता है उस नाटक में, मुस्लिम मौलवी निकल कर आते हैं, तो सफेद टोपी थोड़े से होंगे, वही पात्र सफेद टोपी पहन लेंगे, मुस्लिम बन करके हरा झंडा लेकर के अपना डायलॉग बोलेंगे। फिर जब हिंदू आएंगे आंदोलन करने के लिए तो फिर वो वैसे ही एक झंडा ले लेंगे और जनेऊ उनेऊ या कुछ ऐसे पहन के या कुछ ऐसे करके वो आ जाएंगे। इस तरह से उपकरण बहुत कम होते हैं इसमें, ठीक है। देखिए, एक टोपी, एक बेल्ट और एक डंडे से अभिनेता अपने आप को पुलिस वाले के रूप में स्थापित कर देता है। एक खादी टोपी हो तो नेता गले में एक रंगीन रुमाल डाल दिया तो गुंडा बन गया। हाँ, तो इस तरह से मतलब एक प्रतीकात्मक ड्रेस कुछ पहन लेते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं गुंडे लोग जो दादागिरी करते हैं, वो कान में एक वो बाली, एक ही कान में एक बाली पहन लेंगे, हाथ में एक कड़ा डाल देते हैं या एक चेन, हाँ एक हाथ में, दूसरा हाथ में कुछ नहीं होगा, एक कान में एक बाली छोटी सी वो होगी, तो और एक गले में रुमाल होगा। इस तरह से करते हैं वो दिखाने के लिए कि हम गुंडे हैं भाई, हम यहाँ के डॉन हैं। तो उसी तरह का ये सब करते हैं। फिर कुछ मुखौटे, कुछ पोस्टर, कुछ बैनर, झंडा इत्यादि का इस्तेमाल होता है। मुखौटा मतलब जरूरत के आधार पर मुखौटे बनाते हैं और उसके हिसाब से, जरूरत के हिसाब से, कहानी में जो जरूरत है उसके हिसाब से मुखौटों का ये करते हैं, जिसको मास्क बोलते हैं इंग्लिश में। हाँ, और बैनर और झंडा, ठीक है, ये सब चीजें होती हैं। फिर उसके बाद नुक्कड़ कलाकार, हाँ ये हो गए तत्व। फिर और एक तत्व है
नुक्कड़ कलाकार की जरूरत है। नुक्कड़ कलाकार की जरूरतें क्या होती हैं? देखिए, नुक्कड़ कलाकार जो होते हैं वो आम जनता के बीच से आते हैं और अक्सर उसी तबके के होते हैं, दलित निष्पेषित तबके के ही होते हैं। तो उनमें एक उनकी दृष्टि जो है बिल्कुल सूक्ष्म और खुली हुई दृष्टि हो, और जिस बुर्जुआ वर्ग के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं उस बुर्जुआ वर्ग के प्रति घृणा न हो, आक्रोश हो, घृणा न हो। आक्रोश घृणा में फर्क है। उनके कार्यकलाप का विरोध करना है, न कि उनका। कोई व्यक्ति हमारा दुश्मन नहीं है, उनकी जो कार्यशैली है उसका हम विरोध कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य उनको मार डालना नहीं है। जैसे मैं मक्खनलाल चतुर्वेदी की कविता का 2 लाइन मैंने आपको बताई थी, बदला लूं तो मुझ में और डायर में फर्क कहाँ। तो ये दोनों पंक्तियों का मैंने इसलिए जिक्र किया कि सफदर हाशमी कभी किसी भी नाटक में जो रक्तपात का समर्थन नहीं करते। साम्यवाद में क्या कहता है? साम्यवाद कहता है कि देयर विल बी ब्लडशेड, रक्तपात होगा, और उसके बाद साम्यवाद आएगा। मतलब हिंसात्मक आंदोलन को साम्यवाद प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन सफदर हाशमी ने कभी हिंसा का समर्थन नहीं किया। वे संघर्ष करने के लिए बोलते हैं, अर्थात मिलजुल कर आप प्रतिवाद करें। जो गांधी जी का जो आदर्श था वही आदर्श सफदर हाशमी का था। लेकिन गांधी में और सफदर हाशमी अंतर है। आप सफदर हाशमी को गांधीवादी नहीं कह सकते। गांधी जी, फर्क क्या है मैं बता देता हूं आपको। पहले बताया मार्क्सवाद, आप लिखिए इसको, मार्क्सवाद जो साम्यवाद और सफदर हाशमी का विरोध, संघर्ष, इसमें मूल अंतर क्या है? साम्यवाद हिंसा का समर्थन करता है, जबकि सफदर हाशमी हिंसा का समर्थन नहीं करते, लेकिन सक्रिय संघर्ष का समर्थन करते हैं। आप हड़ताल करो, आप सक्रिय विरोध दर्ज करो, अगर वो नहीं मानता है उनको मानने के लिए मजबूर करो, बिना हिंसा के। वो ये नहीं कहते कि सेठ का गोदाम लूट लो। सेठ का गोदाम लूट लेने के लिए कहीं नहीं बोलते हैं। वो कहते हैं गोदाम के सामने आप पिकेटिंग का ऐसा करो कि गोदाम में सेठ का आदमी घुस ना सके, गोदाम से माल ना निकाल सके। लूट जो साम्यवाद है वो लूट को समर्थन करता है, हिंसा का समर्थन करता है। लेकिन सफदर हाशमी जो है ये सक्रिय विरोध का सक्रिय विरोध की वकालत करते हैं। अब गांधीवाद में जो है हिंसा नहीं है, लेकिन गांधीवाद में चरम अहिंसा है। गांधीवाद सत्याग्रह में विश्वास करता है, खुद मर जाओ भूखे रह करके, भूख हड़ताल कर दी। अब गांधी जी बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे, वो भूख हड़ताल करते थे तो सरकार डरती थी। हम लोग देखते हैं ये जो गंगा के लिए भूख हड़ताल करते हुए हरिद्वार में एक जो कई सालों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, वो चलो बसे, उनकी मौत हो गई हड़ताल करते करते। तो ये निष्क्रिय विरोध का समर्थन नहीं करते। न गांधी जी का मार्ग है, न साम्यवाद का मार्ग है, इनका बीच का मार्ग है सक्रिय संघर्ष का। तो ये जो उद्देश्य है या संदेश है नुक्कड़ नाटक का, उसमें आप सफदर हाशमी के चरित्र, इसका उनका जो स्वभाव है, और यही संदेश जो है नुक्कड़ नाटक का वो बन गया है क्या,
आवश्यक तत्व बन गया है। तो मैं समझता हूं कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों को मैंने नुक्कड़ नाटक के बारे में संक्षेप में बहुत सारी जानकारियां दी जो कि किसी पुस्तक में आपको नहीं मिलेंगी। और 5 अवस्थाएं जो मैंने बताई नुक्कड़ नाटक के, उसको आप ढूंढेंगे जब आप औरत नाटक पढ़ेंगे तो उसमें ढूंढ कर आप अपने आप को समझाएंगे कि हाँ यहाँ से यहाँ तक प्रारंभ है, यहाँ से यहाँ तक ये है, इत्यादि इत्यादि। नाटक का विकास कैसे हो रहा है। तो नाटक के जो तत्व मैंने बताए उन तत्वों के आधार पर नुक्कड़ नाटक का अध्ययन करेंगे। उसमें पात्र कौन कौन से हैं। एक औरत है, उस औरत के विविध रूप हैं। क्या क्या है। कभी वो दुपट्टे को स्कूल की छात्रा के रूप में डालकर वो छोटी बच्ची बन जाती है, फिर दुपट्टे को ओढ़ने की तरह बनाकर वो शादी कर लेती है। वही दुपट्टा एक लड़के के पैंट से बांध देते हैं शादी के समय, और वो कलाकारों का चक्कर लगाते हैं दोनों, तो वो फेरा लग गया उनका, और 7 फेरे या 3 फेरे जो भी करके उनकी शादी हो गई। उसके बाद एक लड़का ससुर बन के खड़ा हो जाता है, एक लड़का पति बन के खड़ा हो जाता है, और एक दूसरी लड़की सास बनकर खड़ी हो जाती है। तो यहाँ पात्र कौन कौन है। सास, ससुर, पति, लड़की, हाँ, और जो वो है सूत्रधार है वो पंडित की भूमिका निभा देता है। ठीक है। ढोलक छोड़ करके एक तिलक जैसा मुखौटा तिलक लगाया हुआ मुखौटा पहन लेगा, वो पंडित बन गया। तो इस तरह से इसमें पात्रों की योजना है। और एक महिला, एक नारी का जीवन, जो कामगर महिला का जीवन, पैदा होते ही उसके मरने तक के उसके जीवन के हर पहलू का दर्शन आपको मिलेगा। इसमें गरीबी का झोल मिलेगा। हाँ, बच्ची बोलती है मैं धुले हुए कपड़े पहनकर बच्चे रोज बस में बैठ के स्कूल जाते हैं, मैं भी जाऊंगी। तो बाप बोलता है अरे पागल, उनकी जितनी स्कूल की फीस है तेरे बाप की पगार भी पगार उतनी ही है, तो तू क्यों सोचती है उस बारे में। चल तेरे लिए काम ढूंढ देता हूँ, तो काम कर, कल से काम पर लग जा। तो यह चीजें जो है आप भरत नाटक को पढ़ेंगे तो आपके मन में ना आक्रोश आएगा, आप कई बार रोएंगे। आप अगर भावग्राही पाठक हैं तो आपकी भावना इतनी आहत होगी, आप रोएंगे कई बार। इतना मतलब सशक्त रचना है ये। तो किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर एकांकिक और नुक्कड़ नाटक के बारे में थोड़ा डिफरेंस थोड़ा एक लाइन में बता दीजिए। हाँ, मैं बताता हूँ। एकांकी जो है, एकांकी और नुक्कड़ नाटक आकार की दृष्टि से लगभग बराबर है। एकांकी भी 15 मिनट 20 मिनट से शुरू होकर के एकांकी का दायरा 3 घंटों तक हो सकता है, लेकिन नुक्कड़ नाटक 3 घंटों का नहीं हो सकता। वो ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे का हो सकता है, 45 मिनट 1 घंटा। आदर्श नुक्कड़ नाटक 15 मिनट का होता है। ठीक है। और दूसरा, जी सर। एकांकी का मंचन मंच पर हो सकता है। एकांकी का मंचन मंच, उसके लिए मंच चाहिए, लेकिन नुक्कड़ नाटक के लिए मंच नहीं चाहिए। एकांकी के लिए कॉस्ट्यूम्स मतलब ड्रेस, COSTUMES, कॉस्ट्यूम्स की जरूरत हो सकती है नुक्कड़ नाटक के लिए। तो तत्वों के आधार पर उसका फर्क आप लिखेंगे। समझ में आ गया। आकार की दृष्टि से मैंने फर्क बताया, और तत्वों की दृष्टि से आप उसका ये करेंगे। अगर उसमें प्रश्न आया एकांकी और नुक्कड़ नाटक में क्या फर्क है, उसकी विवेचना कीजिए। तो मैंने आपको जो तत्व बताए, मतलब उपकरणों के दृष्टि से, मंचन की दृष्टि से, और कथा वस्तु की दृष्टि से। ठीक है। एकांकी में एक कथानक होगी, एकांकी में एक कथानक होगा, लेकिन नुक्कड़ नाटक में कथा वस्तु होगी। कथानक और कथा वस्तु का अंतर आप बताएंगे। मैं समझता हूं कि मैंने नुक्कड़ नाटक का वो बताते हुए प्रच्छन्न रूप से एकांकी से उसका क्या फर्क है बता दिया है।
मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे। और कोई प्रश्न? किसी को कुछ पूछना है? नहीं सर, थैंक यू हाँ, सर। आप लोग संतुष्ट हैं? जी सर। जी सर। हाँ, जी ठीक सर। है। तो कल मुझे किसी ने पूछा था छायावाद के बारे में, ठीक है। तो मैं कल छायावाद के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा और हम लोग स्कंदगुप्त के बारे में बातचीत करेंगे। सर ठीक बच्चे है, बोल रहे थे कि सर हम कल क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। अच्छा ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। सर 5 इयर्स का, प्रीवियस 5 इयर्स का क्वेश्चन आंसर, हाँ, प्रीवियस 5 इयर्स का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करना है सर कल। प्रीवियस ईयर्स का। सुनो, जी सर। सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। क्वेश्चन आंसर का जो डिस्कशन हम लोग करेंगे, मैं सिर्फ उसका तकनीक बताऊंगा, क्योंकि इतना समय नहीं होगा हम लोगों को कि उसको विस्तृत रूप से विचार कर सके। उसमें जो विषय वस्तु होगा, विषय वस्तु जो है ना, उसको आप स्वयं किताबों से ढूंढेंगे, लेकिन जी उसका सर, जी सर, जी उत्तर सर। कैसे देना है, उत्तर की शैली में बताऊंगा, ठीक है। और सर दूसरी बात, टेक्निक हाँ के साथ पॉइंट देंगे वो चलेगा। हाँ, टेक्निक के साथ पॉइंट बता देंगे तो हो जाएगा। नहीं, आपको, आप लोग असाइनमेंट्स का सुनो, मैं आपको ये बताता हूँ। आपके असाइनमेंट्स जो है ना, आपके असाइनमेंट में जो प्रश्न पत्र की शैली होती है, वही शैली अंतिम परीक्षा में होती है, ठीक है। असाइनमेंट में आपके पास विकल्प नहीं होते, मतलब जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर जरूर देना है, क्योंकि आप घर में बैठ के कर रहे हैं, ठीक है ना। किताबें लेकर साथ में बैठकर, 4-5 किताबें लेकर या मोबाइल से नेट खोलकर आप किसी भी तरह से कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आपसे उम्मीद की जाती है कि आप हर प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे, लेकिन परीक्षा में उसमें विकल्प होते हैं। तो ये सब चीज़ों पर हम लोग विचार करेंगे, ठीक है। और प्रश्न पत्र, प्रश्नों की जो उत्तर की शैली कैसी होगी वो बताऊंगा। और कुछ मैं समझता हूँ कि स्कंदगुप्त के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग बात कर लें तो अच्छा है। और ठीक है, उस समय जैसी आवश्यकता होगी उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। आज का सत्र बंद करते हैं। सबका धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। बहुत ही ज्यादा। नमस्ते सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। खुश रहिए बेटा। थैंक यू सर। सर अच्छा रहा आपका क्लास।